नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ सिर्फ बहू ही नहीं, तुम्हारे जैसी माँ भी घर में कलह का कारण बनती है। नीलू शर्मा परिवार की बड़ी बहू थी। उसके विवाह के 6 माह बाद ही देवरानी रिया भी छोटी बहू बनकर घर आ गई थी। नीलू के ससुराल पक्ष में पति नवीन के अलावा सासू माँ मैना देवी, एक देवर ऋषि और एक बड़ी ननद प्रियंका थी। अब रिया भी इस घर की सदस्य बन चुकी थी। इन 6 माह में नीलू ने इतना जाना था कि जहां नवीन सरल स्वभाव का गंभीर रहने वाला युवक था, तो देवर ऋषि मजाकिया स्वभाव का और बात बात में दूसरों को उपदेश देने वाला था। सासू जी बेहद कड़क मिजाज थी और बड़ी ननद प्रियंका अपने ससुराल बैठकर ही मायके में यथासंभव हस्तक्षेप सासू माँ के माध्यम से जारी रखती थी। नीलू जहाँ एक साधारण परिवार से थी, तो रिया एक अमीर परिवार की बेटी थी जो अपने साथ ढेर सारा दहेज लेकर आई थी। मैना देवी उससे अत्यंत प्रसन्न थी और पूरी रिश्तेदारी को ये बताते न थकती थी कि कैसे बड़ी बहू तो खाली हाथ झुलाती आई थी और छोटी बहू कितना दहेज लेकर आई है। नीलू मुस्कुराकर इन सब बातों को इग्नोर कर दिया करती थी। अभी ऋषि और रिया की शादी को हफ्ता भर ही हुआ था कि उसने देखा देवरानी ने सूट पहना हुआ है। इतने में ही सासू जी पीछे से आई और बोली, आजकल की लड़कियों से कहाँ साड़ी संभलती है। नीलू, तुम भी अपने लिए अब सूट ही खरीदना। सासू जी के बदले सूट देखकर नीलू आश्चर्यचकित रह गई। ये वही सासू जी हैं जिन्होंने हमेशा ये ज्ञान दिया था कि बहुएं तो साड़ी में ही अच्छी लगती हैं। खैर, अब देवरानी की वजह से ही सही उसे सूट पहनने को मिल रहा था, तो नीलू उसी में खुश थी। कुछ 3-4 रोज बाद ही नीलू ने देखा कि रिया सूटकेस जमाने में लग रही है, तो उसने उत्सुकतावश रिया से पूछा, रिया कहीं जा रही हो क्या? तो रिया का जवाब आया, हाँ भाभी, परसों की हमारी ऊटी की टिकट है हनीमून के लिए, तो बस उसी के लिए पैकिंग कर रही थी। नीलू को एक और धक्का पहुंचा। उसे याद आया जब उसके विवाह के बाद सासू जी ने कहा था, ये आजकल के बच्चों के चोचले हमें पसंद नहीं हैं। अरे जीवन भर जब साथी रहना है तो बाद में कभी भी घूम लेना। शुरुआती समय तो अपने ससुराल वालों के साथ सामंजस्य बिठाने का वक्त होता है। उनकी बात सुन नीलू मन महसूस कर रह गई थी और आज ये सब देखकर परेशान हो उठी। जब नवीन को इस बारे में बताया तो वह बोला, क्या हुआ नीलू, तुम हर बात में उनसे तुलना मत किया करो। वो छोटे हैं, माँ ने उनकी कोई जिद मान ली तो क्या हुआ। इस बार नीलू को बहुत गुस्सा आया, पर वो उसे पी चुपचाप काम पर लग गई। देवर देवरानी हनीमून से वापस आ चुके थे। सासू माँ ने देवरानी की चूल्हा पूजन की रस्म करवा दी थी। नीलू ये सोचकर खुश थी कि अब दोनों देवरानी जोठानी मिलकर काम निपटा लिया करेंगे, क्योंकि जब से वह विवाह करके आई थी, सासू जी ने तो किचन की तरफ झांकना तक छोड़ दिया था और मेड का काम उन्हें पसंद नहीं आता था। इसलिए बेचारी नीलू पूरे दिन घर के कामों में खटती रह जाती थी। अगले दिन सासू जी ने नीलू को बुलाकर कहा, आज से सुबह का खाना तुम बना लिया करो और शाम का रिया बना लेगी, और घर के बाकी काम पहले की तरह ही कुछ समय तक तुम संभाल लो। अभी रिया छोटी है, थोड़े समय में जब वो काम संभालना सीख जाएगी तब अपनी जिम्मेदारियां उठा लेगी। नीलू को सासू जी की बात सुन आश्चर्य हुआ, क्योंकि कभी भी उसके लिए तो सासू जी ने इस तरह नहीं सोचा था और आते ही पूरे घर की जिम्मेदारियां उस पर डाल दी थी। क्या वो बूढ़ी आई थी और अब देवरानी की बेशुमार चिंता उन्हें सता रही है। परंतु नीलू ने भी यही सोचा, कुछ दिन बाद रिया खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझने लगेगी। यह जरूरी तो नहीं कि जो उसने सहा वह देवरानी भी सहे। नीलू ने सुबह का खाना आदि बना तथा अन्य काम निपटा कर कमरे में आराम कर रही थी, यह सोचकर कि अब शाम के खाने का सब रिया देख लेगी। शाम को किचन में खटपट की आवाज़ सुन जब नीलू ने जाकर झाँका तो देखा कि रिया और सासू जी दोनों मिलकर रात का खाना बना रही थी। अब तो ये रोज का हो चला। रिया कोई भी काम करती तो सासू जी उसके साथ साथ काम करवाती, और जब नीलू काम करती तो कभी सासू जी मुड़कर वहाँ नहीं झांकती थी। और जो देवर नीलू को हमेशा कैसे माँ का ध्यान रखना है सिखाता रहता था, आज उसके पास अपनी बीबी को सिखाने के लिए कुछ नहीं था। घर में हुए इस बदलाव से जहां नीलू का दिल आहत था, वहीं अब थोड़ा थोड़ा नवीन भी इस बात को महसूस करने लगा था कि उसकी पत्नी की उपेक्षा की जा रही है। परंतु हमेशा की तरह वह यह सोचकर शांत बना रहा कि थोड़े समय बाद सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद नीलू ने खुशखबरी सुनाई। घर में सभी प्रसन्न हुए और नवीन भी अब नीलू का पहले से ज़्यादा ध्यान रखने लगा। अभी 1 माह ही हुआ था कि पता लगा रिया भी माँ बनने वाली है।
घर में खुशियां साथ साथ आने वाली हैं, तो सभी लोग प्रसन्न हो गए। परंतु थोड़े दिन बाद ही फिर वही सब होने लगा। नीलू इस हालत में भी काम में लगी रहती और रिया मन होता तो करती, नहीं तो मैना देवी उसके हिस्से के काम भी करती रहती। नीलू अब अधिक थकी हुई सी रहने लगी थी। नवीन ने जब यह सब देखा तो वह माँ से बोला, माँ, जब तक नीलू और रिया की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक एक फुल टाइम मेड रख लेते हैं, अब सभी महिलाओं को आराम हो जाएगा। नवीन की बात सुन मैना देवी बोली, लल्ला, ऐसी हालत में काम करना ज़रूरी है, डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी। इस बार नवीन को कुछ गुस्सा आया और वह बोला, तो क्या माँ, नीलू को ही नॉर्मल डिलीवरी की ज़रूरत है, रिया को नहीं? रिया तो कोई काम नहीं करती, उसका सारा काम तो आप करती हैं। और दूसरी तरफ इस हालत में भी नीलू पर काम का इतना बोझ डालना कहाँ तक ठीक है। नवीन की बातें सुन मैना देवी भड़क उठी। अच्छा, तो तुझे ये पट्टी नीलू ने बढ़ाई है? तभी तो कभी घर में कभी दखल न देने वाला मेरा बेटा आज अपनी माँ से जबान जोरी कर रहा है। माँ की बात सुन नवीन बोला, माँ, बात को घुमाओ मत, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस तरह भेदभाव कर आप खुद अपना घर तोड़ रही हो। आप बड़ी हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है घर को बांध कर चलने की और घर के सदस्यों में भेदभाव ना करने की। इतना सुनना था कि मैना देवी ने रो रो कर घर सर पर उठा लिया और ऋषि और प्रियंका को भी घर बुलाकर क्लेश मचाया और ये साबित करने में लगी रही कि नीलू रिया से जलती है, इसलिए अपने पति को आगे कर भड़का कर घर तुड़वाना चाहती है। इस वाकये के बाद से नीलू और नवीन घर में कलह न हो इसलिए अक्सर छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करते थे। खैर, समय बीता और नीलू ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। बच्चे को रुद्र नाम दिया गया। अभी 15 दिन मुश्किल से बीते थे कि रिया को भी प्रसव पीड़ा चालू हो गई और उसने भी एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया जिसका नाम पर्व रखा गया। हॉस्पिटल से लौटते ही मैना देवी ने नीलू को, अब आराम के दिन खत्म हुए, अपनी गृहस्थी संभालो बहुरानी, हम तो हफ्ते भर बाद ही बिस्तर से उठ खड़े हुए थे, बोलकर नीलू को घर संभालने का हुक्म सुना दिया। अभी तो बेचारी नीलू की खुद की कमजोरी भी दूर नहीं हुई थी। उस पर एक जच्चा बच्चा की जिम्मेदारी उसे सौंप दी गई। कुछ दिन तो काम चला, फिर नीलू को पेट में दर्द की शिकायत होने पर जब दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि नीलू के टाके खुल गए हैं और इस लापरवाही के चलते नवीन को काफ़ी सुनाया भी। अब नवीन का सब्र भी जवाब देने लगा था। उसने इस लापरवाही के लिए माँ को आड़े हाथों लिया और इस बार मैना देवी भी अपनी गलती जान चुप बनी रही। अब घर में एक मेड लगा दी गई, परंतु मैना देवी का भेदभाव अब भी कम न हुआ। एक और वे पर्व को तो पूरा दिन संभाला करती, उसके नहलाने व मालिश से लेकर सुसु पोटी भी साफ कर दिया करती। वहीं दूसरी ओर रुद्र अगर सुसु भी कर लेता तो मैना देवी तुरंत नीलू को आवाज़ लगा दिया करती थी। भेदभाव को दिन प्रतिदिन बढ़ता देख अब नवीन का सब्र भी जवाब देने लगा और उसने साफ लफ्ज़ों में मैना देवी को बोल दिया। उसने अलग घर देख लिया है और अब वह नीलू और रुद्र के साथ वहीं रहेगा। मैना देवी ने उन्हें रुकने को भी न कहा और बस इतना बोली, बेटा, जिम्मेदारी से तो तुम भाग रहे हो, पर इतना ध्यान रखना, जो जिम्मेदारी निभाएगा संपत्ति भी उसे ही दूंगी। माँ की बात सुन नवीन और चिढ़ गया और बोला, माँ, बहुत जिम्मेदारी निभा ली और उसका जो सिला मिला वो भी देख लिया, और आपको ऐसा लगता है कि अब तक जो जिम्मेदारी निभाई वो संपत्ति के लालच में निभाई, तो वह आपकी गलतफहमी है। आप चाहे तो ये सारी संपत्ति ऋषि के नाम कर सकती हैं। चलता हूँ, बार त्योहार आता रहूँगा। इतना बोल नवीन और नीलू वहाँ से चले गए। अपनी अलग दुनिया बसा के अब दोनों ही खुश थे और सबसे बड़ी बात, जीवन में शांति थी। वहीं दूसरी ओर सारी जिम्मेदारी अब ऋषि और रिया पर आ गई। काम तो रिया से पहले भी नहीं होता था, अब जेठानी के हिस्से के काम भी सिर पर आ पड़े थे। हालांकि मैना देवी बहुत मदद करती थी, परंतु रिया को आराम की आदत पड़ चुकी थी। कुछ ही दिनों में वह इन सब से उब गई। मैना देवी का बीपी लो होने से तबीयत बिगड़ गई और वे बेड रेस्ट पर आ गईं और सारा काम रिया के माथे पर। अब तो हर रोज़ घर में क्लेश होने लगा। रिया ऋषि से दूसरे शहर ट्रांसफ़र करवाने की जिद करने लगी। तकरीबन महीने भर बाद ही ऋषि ने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करवा लिया। जब मैना देवी बोली, बेटा, मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी, तुम लोगों के साथ ही चलती हूँ, वहाँ पर्व के साथ मेरा भी मन लगा रहेगा। तभी रिया बोली, यहाँ जेठ जेठानी जी हैं ना आपको संभालने के लिए, पहले हमें तो वहाँ बसने दीजिए, फिर जैसा भी होगा आपको सूचित कर देंगे। जब मैना देवी ने बेटे की ओर देखा तो ऋषि इतना ही बोला, माँ,
हम बार त्योहार आते रहेंगे और आप भैया भाभी के पास चले जाना या उन्हें यहाँ बुला लेना। और हाँ, अपना स्वभाव भी सुधार लीजिए, अन्यथा आपका ही बुढ़ापा मुश्किलों में घिर जाएगा। इतना बोल दोनों चले गए और मैना देवी की आंखों में बेटे की बात से आहत होने की वजह से झरझर आंसू बहने लगे। एक छुट्टी वाले दिन जब नवीन माँ से मिलने आया तो यह जान चौंक गया कि ऋषि दूसरे शहर में बस गया है। अब नवीन माँ को अपने पास ले आया। सच्चाई जान नीलू को भी मैना देवी से सहानुभूति हो गई। नीलू अब पहले की तरह ही सारी जिम्मेदारियां निभाने लगी। कुछ दिन तो मैना देवी ठीक से रहीं, परंतु फिर अपने स्वभाव अनुसार नवीन के दफ्तर जाते ही बेटी तथा अन्य रिश्तेदारों को फोन मिलाकर चालू हो जाती कि कितने कष्टों में रह रही हैं वे। बेटा बहू तो उन्हें पूछते भी नहीं हैं और इस तरह पूरा दिन किसी न किसी के समक्ष उनका निंदा पुराण चालू रहता। नीलू अपना काम खत्म कर कमरे में चली जाती है और फिर रुद्र के स्कूल से आने के वक्त उसे खाना आदि खिलाकर फिर सुला देती और शाम को फिर नवीन के आने के समय ही कमरे से बाहर आती। मैना देवी को नीलू का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वो बेटे नवीन से बोली, बेटा तेरे जाते ही बहू अपने कमरे में चली जाती है और फिर शाम को तेरे आने के समय ही बाहर आती है। मेरे से तो एक शब्द भी बात नहीं करती और न ही कभी रुद्र को मेरे पास आने देती है। अगर उसे यहाँ रहना मेरा अच्छा नहीं लगता तो मैं यहाँ से अपने घर चली जाऊँगी। तुम मियाँ बीबी रहो अपने आप में खुश। आंखों में आंसू भर मैना देवी बोली। उनकी बात सुनकर नवीन बोला, माँ जब नीलू इस घर में शादी करके आई थी पूरा दिन आपके आगे पीछे घुमा करती थी, परंतु आपने कभी उससे सीधे मुँह बात न की। हमेशा रिया को ही उससे ऊपर रखा, कभी नीलू के काम में हाथ नहीं बटाया। तबीयत खराब होने पर भी वह अकेले ही काम में लगी रहती थी। आज आपको रुद्र याद आ रहा है, तब क्या हुआ था जब आप पर्व और रुद्र में भेदभाव करती रहती थी। रुद्र पर तो कभी आपने प्रेम जाहिर ही नहीं किया। अब ये उम्मीद रखना कि अब आपसे प्रेम प्रदर्शित करे तो ऐसा नहीं होता है। यह तो नीलू की अच्छाई है जो वह इतना सब होने पर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और आप आज भी उसमें हमेशा की तरह कमियां ही ढूंढ रही हैं। हमारे वह घर छोड़ते ही ऋषि और रिया आपको अकेला छोड़ चले गए और हम आपको यहाँ ले आए। आज आप सबसे यह कह रही हैं कि हम आपको साथ नहीं रखना चाहते। आप जो यह दिन भर रिश्तेदारों के सामने अपना दुखड़ा रोती रहती हैं, अगर आपको लगता है वे लोग आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे तो आप बेशक जा सकती हैं। माँ पहले अपने व्यवहार और सोच में परिवर्तन लाइए। सम्मान मांगने से नहीं मिलता बल्कि कमाना पड़ता है। आगे आप खुद समझदार हैं। अगर अब भी आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मैं रोकूंगा नहीं। इतना बोलकर नवीन उठकर कमरे से चला गया। आज मैना देवी को समझ में आ गया था कि अगर मैंने समय रहते अपने आप में परिवर्तन नहीं लाया तो यहाँ भी 2 रोटी को मोहताज हो जाऊंगी। दोस्तों, माँ तो बच्चों को सिखाने का काम करती है, भूले हुए बच्चों को रास्ते पर लाने का काम करती है। माँ परिवार की धुरी होती है, उसे कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैना जी अपने परिवार में भेदभाव कर अपने परिवार के पतन का कारण खुद ही बने। परिवार में अगर 2 बहुएं हैं तो दोनों को बराबर का प्यार और सम्मान देना चाहिए। एक को प्यार, दूसरे को तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।